इस लेक्चर में हम सपोर्टिंग प्लांट्स स्टार्ट करेंगे। इससे पहले आप लोगों ने सपोर्ट एंड मूवमेंट चैप्टर नंबर 16 का इंट्रोडक्शन देखा था और मैंने आपको उसमें बताया था कि इस चैप्टर में आप सपोर्ट एंड मूवमेंट के बारे में प्लांट और एनिमल के अंदर वन बाय वन देखोगे। तो सपोर्ट एंड मूवमेंट का कल मैंने आपको इंट्रोडक्शन भी दिया था, आज हम देख लेते हैं। बिकॉज कल मैंने आपको बताया था जिस तरह से कि सपोर्ट पहले आप प्लांट्स में स्टडी करोगे, फिर एनिमल्स के अंदर स्टडी करोगे। इसी तरह से पहले आप मूवमेंट्स प्लांट्स में स्टडी करेंगे और फिर आप एनिमल्स में स्टडी करेंगे। तो आज हम प्लांट्स के अंदर सपोर्ट स्टार्ट करेंगे और हम देखेंगे कि अगर प्लांट को कोई चीज़ अपराइट रखे हुए है, उसकी पोजीशन को मेंटेन रखे हुए है, उसको नीचे नहीं गिरने दे रही है, तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं प्लांट के अंदर जो कि उसे सपोर्ट प्रोवाइड कर रही हैं। उनमें से कल मैंने आपको दो सेल्स लिखवाए थे, कोलनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। कोलनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा के साथ आज हम उसका ट्रिगर प्रेशर भी देखेंगे कि किस तरह से ट्रिगर प्रेशर किसी भी प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, उसकी शेप को मेंटेन रखे हुए है और उसे ग्रेविटी की वजह से गिरने नहीं दे रहा या फिर उसकी अपराइट पोजीशन को मेंटेन रखे हुए है। तो अभी फिर हम स्टार्ट कर लेते हैं कि प्लांट्स के अंदर सपोर्ट किन किन चीज़ों से उसको मिल रही है। ओके, सबसे पहले जो प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, प्लांट का अपना ही एक ऑर्गन है और वो है स्टेम। ओके, ये स्टेम ना सिर्फ सपोर्ट प्रोवाइड करता है किसी भी प्लांट को, दो काम कर रहा है स्टेम किसी भी प्लांट की बॉडी के अंदर, सपोर्ट उसकी शेप को उसको अपराइट रखे हुए है एंड सेकेंडली एज अ सप्लाई लाइन वर्क करता है। सप्लाई लाइन किसके दरमियान, ये आपको पता है, ये स्टेम है और यहाँ पे ये सॉइल के अंदर रूट्स हैं और अपर साइड भी एरियल पार्ट्स हैं। तो ये जो स्टेम है ये सप्लाई लाइन है, इट मीन्स कि ये कनेक्ट करवा रहा है, सप्लाई करवा रहा है रूट्स की चीज़ों को एरियल पार्ट्स की तरफ लीव्स के अंदर और लीव्स की चीज़ों को रूट्स के अंदर। ठीक है, सो स्टेम बेसिकली दो काम कर रहा है किसी भी प्लांट की बॉडी के अंदर कि उसे सपोर्ट प्रोवाइड करता है, उसकी अपराइट पोजीशन को मेंटेन करता है एंड सेकेंडली कि वो एक सप्लाई लाइन प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू लीव्स का जो सोर्स है या लीव्स की जो फूड है वो बाकी रूट्स की तरफ सप्लाई की जाएगी और जो रूट्स का वाटर है या मिनरल्स हैं वो एब्जॉर्ब करने के बाद सप्लाई करवाए जाएंगे स्टेम के थ्रू लीव्स की तरफ। तो प्लांट्स के अंदर सपोर्ट में फिर फर्स्ट आप स्टेम का लिखेंगे और स्टेम का लिखने के बाद एक बाकी जितने भी सेल्स हैं किसी भी प्लांट की बॉडी के अंदर, उनके अंदर डिवीजन ऑफ लेबर होती है। डिवीजन ऑफ लेबर मीन्स कि डिफरेंट सेल्स का ग्रुप बनाया जाता है और उनको उनके काम असाइन कर दिए जाते हैं। तो सेकंड जो हम यहाँ पे फिर पढ़ेंगे जो कि सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, एक तो कोलनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा आपने कल पढ़े थे, एक उसके साथ एडिशन आज आप पढ़ोगे ट्रिगर प्रेशर की। ट्रिगर प्रेशर किस तरह से सपोर्ट प्रोवाइड करता है प्लांट्स को वो देख लेते हैं हम। अगर आप रिकॉल करें तो आप लोगों ने एफएससी पार्ट 1 के चैप्टर नंबर 14 में ट्रिगर प्रेशर को बहुत डिटेल के साथ पढ़ा था, वो किस तरह से जनरेट करवाया जाता है, उसके क्या बेनिफिट्स हैं और क्या रोल प्ले कर रहा है किसी भी प्लांट की लाइफ के अंदर। तो अगर अब हम उसे ही रिकॉल करें आपके प्रीवियस नॉलेज को तो थोड़ा सा पहले डिफाइन कर लेते हैं कि ट्रिगर प्रेशर आप किसे कहते हो। ओके, सो हम बेसिकली वो सेल्स या वो किसी भी प्लांट की बॉडी के पार्ट्स देख रहे हैं जो कि प्लांट्स को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, या कोई भी ऐसी चीज़ जो कि प्लांट के अंदर प्रोसेस हो रहा है, कोई भी ऐसा मैकेनिज्म हो रहा है जो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, वो सारी चीज़ें आप इस टॉपिक के अंदर देखोगे। पहली आपने देखी जो स्टेम है वो भी एक रोल प्ले करता है किसी भी प्लांट की बॉडी को अपराइट रखने में, सीधा रखने में और गिरने नहीं देता। और सेकंड आप देख रहे हैं ट्रिगर प्रेशर। ट्रिगर प्रेशर आप लोगों ने चैप्टर नंबर 14 एफएससी 1 की बायो में पढ़ा हुआ है, उसे रिकॉल में करवा देती हूँ। ट्रिगर प्रेशर को अगर आप डिफाइन करें तो दो तरह से हम इसे डिफाइन कर सकते हैं। फोर्स विद इन सेल that pushes plasma membrane against
सेल वॉल। ये फर्स्ट डेफिनेशन आपके प्रीवियस नॉलेज के बेस पे हमने लिख ली। एक सेकंड डेफिनेशन भी लिख लेते हैं। Pressure exerted by osmotic flow of water is turgidity। ओके, ये टर्गर प्रेशर आपके प्रीवियस नॉलेज की बेस पे मैंने ये डिफाइन कर दी। आपका दो डेफिनेशंस लिख दिए यहाँ पे। टर्गर प्रेशर अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करें तो आपने पढ़ा था पार्ट 1 में कि ये सेल वॉल है सबसे बाहर किसी भी प्लांट की, उसकी इनर साइड पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेलिज हैं। वो ऑर्गेनेलिज में से जो मेजर पोर्शन सेल का ले रहा होता है वो वैक्यूल होता है। ओके, अगर इस वैक्यूल के अंदर आपने पढ़ा था ऑस्मोसिस की वजह से वाटर फ्लो इन करवा दिया जाए, खुद करवाया जाए या नेचुरली वो फ्लो हो, तो यहाँ पे ऑस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू जो वाटर अंदर मूव कर रहा होता है वो वैक्यूल को स्वेल करवा देगा। इसकी एग्जांपल अक्सर मैंने आपको क्लास में बैलून की एग्जांपल से दी थी कि बैलून में जब आप एयर फिल करते हैं या वाटर फिल करते हैं तो वो स्वेल होना शुरू हो जाता है। वाइल बैलून जैसे ही आप उसको हवा उसकी निकाल दोगे या वाटर निकाल दोगे तो वो दोबारा से फ्लैक्सिड हो जाता है, वो बिल्कुल श्रिंक हो जाता है। तो यहाँ पे जो ऑस्मोटिक फ्लो वाटर का आप वैक्यूल के अंदर करवा रहे हैं उसकी वजह से वैक्यूल स्वेल होगा। वो वैक्यूल स्वेल होके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन बिकॉज वैक्यूल की वजह से स्वेल हो जाएगी तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल के ऊपर प्रेशर अप्लाई करती है। तो ये फोर्स जो कि वाटर के ऑस्मोटिक फ्लो की वजह से हो रही होती है, किसी भी सेल के ऊपर लग रही होती है, उसे आप टर्गर प्रेशर कहते हो। ठीक है, तो प्रेशर वैसे भी आपको पता है, आप फोर्स पर यूनिट एरिया आपने फिजिक्स में काफी दफा पढ़ा हुआ है। और यहाँ पे फोर्स कौन लगवा रहा है, वो वाटर जो कि ऑस्मोसिस के थ्रू वैक्यूल के अंदर मूव किया था। ओके, अब जैसे ही उसी बैलून की तरह जो हम एग्जांपल ली थी, तो अगर वो बैलून को आप किसी भी जगह पे रख देंगे, छोड़ देंगे, तो उसकी शेप मेंटेन रहती है ना। तो जो आप विदाउट एयर होता है या विदाउट वाटर आपका बैलून होता है उसकी शेप आपको प्रॉपर नजर नहीं आ रही होती। सेम उसी तरह से ये जो आपने वाटर यहाँ पे इसके अंदर फील करवाया है और जो फोर्स अप्लाई कर रहा है ये वैक्यूल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर और सेल वॉल के ऊपर, ये इसकी शेप को मेंटेन रखे हुए है। शेप को मेंटेन रखे हुए इट मीन्स कि वो उसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, सो आप कह सकते हैं कि किसी भी प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए टर्गर प्रेशर रोल प्ले कर रहा होता है। और टर्गर प्रेशर क्या है, वो फोर्स है जो कि सेल के अंदर फोर्स है। और ये फोर्स कौन बेसिकली दे रहा होता है, ये वाटर का जो ऑस्मोटिक फ्लो है। वो फोर्स क्या करती है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पुश करती है अगेंस्ट सेल वॉल। बिकॉज वैक्यूल का साइज अगर बड़ा हो जाएगा, अगर बड़ा हो गया, वो स्वेल होकर यहाँ तक आ गया, तो इसके स्वेल होने की वजह से वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा। बिकॉज उसे ऑक्युपाई करने के लिए, अपनी स्पेस को फुलफिल करने के लिए, जितनी भी वहाँ पे स्पेस है वो बाकी सारी चीज़ों को फोर्स लगा के वो ऑक्युपाई करना चाहेगा। तो टर्गर प्रेशर बेसिकली वो फोर्स है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पुश करती है अगेंस्ट सेल वॉल। और ये फोर्स बेसिकली कौन प्रोवाइड कर रहा होता है, ये जो वाटर का इनफ्लो है। वाटर का इनफ्लो मीन्स कि जो वाटर इनवर्ड मूव कर रहा होता है। ओके, सो सेकंड मैंने आपको इसका कॉन्सेप्ट टर्जिडिटी का बताया कि आप कह रहे हैं अगर कि कोई भी सेल टर्जिड हो गया है, फूल गया है, स्वेल हो गया है वाटर के इनफ्लो की वजह से, तो ये उसकी डेफिनेशन मैंने आपको लिखवा दी। और डेफिनेशन क्या है कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय ऑस्मोटिक फ्लो। ऑस्मोटिक फ्लो आपको पता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ वाटर की मूवमेंट को आप कहते हो। ओके, सो यहाँ पे आई होप टर्गर प्रेशर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इससे पहले वैसे आप लोगों ने चैप्टर नंबर 14 एफएससी पार्ट 1 में डिटेल के साथ पढ़ा था, अभी हमने रिकॉल कर लिया। तो बेसिकली अभी आप देख रहे हो कि प्लांट के अंदर सपोर्ट कौन से मैकेनिज्म्स या कौन से प्रोसेस प्रोवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट आपने देखा
कि जो स्टेम है वो भी सपोर्ट प्रोवाइड करता है, और टर्गर प्रेशर बेसिकली वो वाटर है जो कि उसकी बॉडी के अंदर फिल होता जा रहा है और बाकी सारे वॉल्स को या लेयर्स को पुश करवा के उसकी बॉडी को स्वेल करवा देता है, टर्जिड करवा देते हैं, सख्त करवा देते हैं। ठीक है, सो दो चीज़ें अभी तक आपने पढ़ी कि प्लांट के अंदर सपोर्ट कौन प्रोवाइड कर रहा है। ओके, अब यहाँ पे टर्गर प्रेशर को मेंटेन करने के लिए आपने कुछ मैकेनिज्म्स पढ़े थे एफएससी पार्ट 1 में, उनमें से एक मैकेनिज्म आपकी इसी बुक में और इसी टॉपिक में गिवन है, तो हम वो मैकेनिज्म रिकॉल कर लेते हैं कि टर्गर प्रेशर को मेंटेन रखने के लिए अगर प्लांट कोई खुद से एक्टिविटी कर रहा है वो कौन सी एक्टिविटी है, और अगर खुद ही खुद वाटर फ्लो कर रहा है तो उसकी एक्टिविटी जो खुद कर रहा है उसकी ज़रूरत नहीं होगी। तो यहाँ पे बेसिकली कुछ आपने मैकेनिज्म सीखे थे कि जो टर्गर प्रेशर है वो प्लांट की लाइफ के अंदर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो टर्गर प्रेशर को मेंटेन रखने के लिए सेल अपने अंदर कौन कौन सी चेंजेस करता है या अडेप्टेशंस करता है, इसमें से कुछ आपने पहले पढ़ी हुई है, उन्हीं में से एक दो हम यहाँ पे अभी डिस्कस करेंगे कि प्लांट अपने अंदर कौन से ऐसे चेंज लेके आता है सो डैट उसकी बॉडी का टर्गर प्रेशर मेंटेन रहे। टर्गर प्रेशर उसे क्यों मेंटेन रखना है, सो डैट उसको सपोर्ट मिलती रहे, उसकी बॉडी की जो शेप है प्लांट की वो मेंटेन रहे और वो विल्ट ना हो जाए, वो मुरझा ना जाए। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं कुछ मैकेनिज्म्स जो कि प्लांट की बॉडी के अंदर टर्गर प्रेशर को मेंटेन रखने में यूज किए जा रहे हैं। एफएससी पार्ट 1 का जब आप लोगों ने चैप्टर नंबर 4 पढ़ा था तो उसमें जब आपने वैक्यूल का स्ट्रक्चर पढ़ा था, वैक्यूल आपको पता है एक स्टोरेज बैग है, और ये स्टोरेज बैग प्लांट्स के अंदर भी है और एनिमल्स के अंदर भी है, लेकिन प्लांट्स के केस में आपने पढ़ा था जो वैक्यूल है उसका साइज स्मॉलर साइज होता है, वाइल इन केस ऑफ प्लांट्स जो वैक्यूल है वो एक लार्जर साइज का वैक्यूल होता है, और ये वैक्यूल आपने पढ़ा था इस तरह से सेंटर में प्रेजेंट होता है इन केस ऑफ प्लांट सेल। और इन केस ऑफ एनिमल सेल आप लोगों ने पढ़ा था कि जो वैक्यूल है वो सेंटर में नहीं है, वो पूरे साइटोप्लाज्म में स्मॉलर साइज के वैक्यूल स्प्रेड हुए होते हैं, वाइल पूरे जो सेंट्रल पोजीशन है इन केस ऑफ एनिमल सेल वो न्यूक्लियस की थी। ठीक है, ओके, सो यहाँ पे ये जो वैक्यूल हमने ड्रॉ किया है, इस वैक्यूल के अंदर ये जो वैक्यूल की आउटर मेम्ब्रेन है इसे आप टोनोप्लास्ट कहते हो। चैप्टर नंबर 4 में वैक्यूल के टॉपिक में एफएससी पार्ट 1 में मैंने आपको ये बताया था कि वो मेम्ब्रेन जो कि वैक्यूल को कवर कर रही है इसका टोनोप्लास्ट। ठीक है, ओके, सो अब इस टोनोप्लास्ट के अंदर वो मेम्ब्रेन जो कि वैक्यूल को कवर कर रही होती है, यहाँ पे कुछ मैकेनिज्म्स हो रहे होते हैं, कुछ प्रोसेस हो रहे होते हैं, और इन प्रोसेस को या इन सिस्टम्स को आप कहते हो कि ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स हैं। और ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट मीन्स के किसी भी मॉलिक्यूल को लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करवाना। इट मीन्स कि इसके जो टोनोप्लास्ट है इसके अंदर कुछ ऐसे सिस्टम्स इम्प्लांट नेचुरली हुए होते हैं कि ये जो सिस्टम्स हैं कि यहाँ पे जितने भी आयंस होंगे या सोल्यूट्स होंगे उसे वो इस वैक्यूल की स्पेस के अंदर इंसर्ट करवाते जाएंगे। ठीक है, पूरी टोनोप्लास्ट के अंदर इस तरह के सिस्टम्स हैं कि उसके अंदर ऐसी कैपेबिलिटी है कि कुछ आयंस को वो इस टोनोप्लास्ट की इनर मेम्ब्रेन के अंदर रिलीज करवा सकते हैं। ओके, ये जो आयंस इस टोनोप्लास्ट की इनर बॉडी के अंदर आ रहे हैं, बिकॉज ये आयंस हैं तो आयंस एज अ सोल्यूट वर्क करेंगे, तो यहाँ पे टोनोप्लास्ट की इनर साइड पे सोल्यूट ज्यादा होता जा रहा है, सोल्यूट ज्यादा होता जा रहा है, मींस के टोनोप्लास्ट की इनर साइड पे जो सॉल्यूशन है वो हाइपरटोनिक हो गया है। ठीक है, कंसंट्रेटेड हो गया और उसके अंदर सोल्यूट ज्यादा है और वाटर कम होगा।
ओके, अब ये जो वाटर कम है और सोल्यूट ज़्यादा है, अब ये चीज़ जो है ये रिस्पॉन्सिबल है कि बाहर का जो हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट है, सॉइल के अंदर हाइपोटोनिक होगा। हाइपोटोनिक मीन्स कि वहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी, बाहर इन्वायरमेंट में वाटर ज़्यादा है और वहाँ पे सोल्यूट जो है वो कम होगा। तो ये जो वाटर ज़्यादा है ये फिर स्पॉन्टेनियसली ऑस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू सेल की इनसाइड मूव करना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे हमारा जो पर्पस है जस्ट एक ही ये प्रोसेस बताया हुआ है। बाकी आप लोगों ने कुछ पढ़े थे ट्रांसपोर्ट के चैप्टर में, चैप्टर नंबर 14 में, कि सिस्टम कौन कौन से ऐसे हैं या कौन से प्रोसेस ऐसे हैं, कौन सी ऐसी अडेप्टेशंस हैं जो कि कोई भी सेल प्लांट का अडेप्ट करेगा खुद को टर्जिड रखने के लिए। टर्जिड रखने के लिए उसको टर्गर प्रेशर इंक्रीज करना होगा और टर्गर प्रेशर इंक्रीज करवाने के लिए उसे ज़्यादा से ज़्यादा वाटर अपनी बॉडी के अंदर मूव करवाना है और ज़्यादा वाटर अपनी बॉडी के अंदर मूव करवाने के लिए उसे पहले अपनी बॉडी को हाइपरटोनिक करना होगा। हाइपरटोनिक बेटे आपको काफ़ी दफ़ा पहले बता चुकी हूँ, कोई भी ऐसा सॉल्यूशन है जिसके अंदर वाटर का लेवल कम है और सोल्यूट का लेवल ज़्यादा होता है। तो अब ये जो वाटर का लेवल कम है और बाहर वाटर का लेवल ज़्यादा है, ये स्पॉन्टेनियसली इस चीज़ को अलाउ करेगा कि बाहर का जो वाटर है वो सेल के इनसाइड मूव करना स्टार्ट कर दे। ओके, सो ये बेसिकली ये वाला जो प्रोसेस है, ये मैकेनिज्म किसी भी सेल ने क्यों किया है, सो डैट वो खुद को टर्जिड रखे, और टर्जिड रखना उसके लिए नेसेसरी था अपनी शेप को मेंटेन करने के लिए, खुद को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। अगर ये टर्गर प्रेशर मेंटेन नहीं रखा जाएगा तो जितने भी प्लांट्स हैं, चाहे वो हर्बेशियस प्लांट्स हैं या वुडी प्लांट्स हैं, आपको उनके जो लीव्स हैं वो विल्टेड नज़र आते हैं। विल्टेड मीन्स के मुरझाए हुए नज़र आते हैं। ठीक है, सो किसी भी प्लांट को अपनी शेप को मेंटेन रखने के लिए अपना टर्गर प्रेशर मेंटेन रखना है, और टर्गर प्रेशर मेंटेन करने के लिए उसे मैक्सिमम वाटर को बॉडी के अंदर लेके आना है, और फिर वाटर को इनफ्लो करवाने के लिए, इनवर्ड मूव करवाने के लिए वो अपने अंदर कुछ ऐसे चेंजेस करवाता है कि बाहर का जो वाटर है वो उसकी बॉडी के अंदर मूव कर सके और इसकी जो मूवमेंट है वो रेजिस्ट ना हो सके। ठीक है, सो इजीली मूव करवाने के लिए उसने खुद को हाइपरटोनिक करवा लिया, इसलिए बाहर का जो हाई वाटर था वो उसकी बॉडी के अंदर मूव कर गया। सो ये अभी तक आप लोगों ने दो प्रोसेस पढ़े हैं किसी भी प्लांट के अंदर कि कौन कौन से ऐसे प्रोसेस हैं या कौन कौन सी ऐसी चेंजेस हैं जो कि प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड कर रही हैं। अभी तक इतना ही इनफ है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कौन कौन से सेल्स हैं, जिसमें से कुछ आप लोगों ने कल इंट्रोडक्शन में पढ़े थे कोलेनकाइमा एंड सक्लेरेनकाइमा। तो वो कोलेनकाइमा एंड सक्लेरेनकाइमा किस तरह से सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, उनकी टाइप्स कौन सी हैं, और वो दोनों इंपॉर्टेंट भी हैं शॉर्ट क्वेश्चन में, तो वो फिर हम इंशाल्लाह इसके बाद देखते हैं। तो इस लेक्चर में कोई भी क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि किस तरह से कोई भी प्लांट की बॉडी जो है, प्लांट का जो सेल है वो खुद को टर्गर प्रेशर मेंटेन करवाने के लिए उसने क्या प्रोसेस किया हुआ है। तो आप लोगों ने ये लिखना है कि उसके टोनोप्लास्ट के अंदर एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो कि उसके इनवर्ड सॉल्यूशन को हाइपरटोनिक कर देते हैं, बिकॉज ये सिस्टम का पर्पस ये है कि वो उसकी इनर स्पेस के अंदर, इनर जो खाली जगह है उसके अंदर सोल्यूट को रिलीज करवाएगा, और सोल्यूट की वजह से उसका जो इंटरनल कंसंट्रेशन है वो हाइपरटोनिक हो जाएगी, और बाहर का जो हाई वाटर है वो उसके इनवर्ड फ्लो हो जाएगा। ओके, इस लेक्चर में कोई भी क्वेश्चन है तो बेटे आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कोलेनकाइमा एंड सक्लेरेनकाइमा ये दोनों देखेंगे किस तरह से सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।